गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार दैन इंटर कॉलेज कोतवाली देहात सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय विज्ञान है। विद्यार्थियों, देखिए, जैसे कि आज कठिन का समय है कि हमको अपने घर पर ही रहना पड़ रहा है। इस कठिन समय में हमें अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करेंगे और सरकार की ओर से जो चलाए जा रहे हैं अभियान को सफल बनाना है। इस अभियान में आप लोगों को अपने घर पर ही रहना है और इस कोरोना वायरस को हराना है। जो ये कोरोना वायरस है, ये जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति से छुआछूत की बीमारी होती है, हमें भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है। हमें अपना आप को भी देखना है और दूसरों को भी देख के चलना है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस बीमारी क्या, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये महाबीमारी है। इस महाबीमारी से हमें लड़ना है डटकर, और डटकर लड़ने के लिए हम लोगों को, जैसे कि हमें विद्यालय में ना पढ़ाई करके अब यहाँ पे घर पे ही पढ़ाई करनी होगी। और ऐसे पढ़ाई करने से हमें क्या प्राप्त होगा, हम अच्छे से अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से प्रारंभ रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पहला अध्याय है आज, और आज से हमारी क्लासेस स्टार्टेड हो रही हैं। हमारा जिस अध्याय में क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं? जैसे कि आप लोगों को जिधर भी हम दृष्टि रखते हैं, अगर देखें तो सारे हमारे आसपास की सभी पदार्थ हैं। इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं एक पदार्थ ही तो है। जैसे आप इस बोर्ड को ही ले लीजिए, इस मार्कर को ले लीजिए, यानी कि इस बुक को ले लीजिए, साइकिल देख लीजिए, अपनी कॉपी देख लीजिए। विद्यालय से घर पे जाते समय हम बस को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं। तो यानी कि जितनी भी हमको स्नेह सामग्रियां हैं जिसका हम प्रयोग करते, सारी वस्तुएं हैं, यानी सभी पदार्थ हैं। यही तो हमारे आसपास के पदार्थ हुए। अगर हम परिभाषा के माध्यम से अगर कहना चाहें तो प्रत्येक वस्तु जो इस पृथ्वी पर उपस्थित है वो सभी क्या है, पदार्थ है। बहुत सिंपल शब्दों में है। तो मैं देखिएगा, मैं इसको डेफिनेशन लिख देता हूं, थोड़ा सा आप इसमें नोट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा पदार्थ के बारे में। पदार्थ की परिभाषा क्या कहती है? पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु उपस्थित है उसे पदार्थ कहते हैं। आपका कोई भी वस्तु है, देखिएगा, आप जो भी वस्तु आप यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सभी आपकी सब वस्तुएं जिसे आप देखते हैं, सभी वस्तुएं किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है ना। मटेरियल है, अब यह कण है, यानी कि उन कणों से मिलकर बनी है। ठीक है। अब हम कहते हैं पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। कोई भी पदार्थ कहीं भी उसको रख दें, अगर हमने सतेली पर इसको मार्कर को रख दिया तो इसने स्थान घेर लिया है और इसमें द्रव्यमान भी है, यानी द्रव्यमान यानी इसका वजन भी है, इसमें वेट है। ठीक है। अब यहाँ पर द्रव्यमान शब्द का प्रयोग किया था, तो द्रव्यमान से ही कुछ लोग समझ नहीं पाते कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान यानी कि एक उसका वेट होता है, वजन, जो कभी भी किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है, एक समान ही रहता है। पर कुछ लोग भार बोल देते, पर भार और द्रव्यमान में काफी अंतर है। हमारा भार क्या है? भार हमारा वायुमंडलीय दबाव पर बदलता रहता है। जैसे अगर हम किसी भार के बारे में बात करते हैं, मनुष्य का भार पृथ्वी पर अगर 60 न्यूटन है तो वही भार चंद्रमा पर 10 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो वहां पर भार में डिफरेंस है। पर अगर द्रव्यमान की बात करें तो 60 केजी यदि यहां पर है तो 60 केजी ही वहां पर होगा, क्योंकि वो द्रव्यमान फिक्स है। पर भार बदलता रहता है, यानी स्थान के साथ साथ भार बदलता रहता है, और द्रव्यमान पर स्थान के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है।
बहुत सिंपल है। तो द्रव्यमान में और भार में हम कभी भी कोई कंफ्यूजिंग अपने भविष्य में हम नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं पर एक बार क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं अर्थात आकर्षित करते हैं। अगर ये पदार्थ के कण अपने एक दूसरे को नहीं खींचेंगे तो पदार्थ हमारा उतना कठोर नहीं होगा। जितने पदार्थ के कण अपनी ओर आकर्षित करेंगे, एक दूसरे से मिले हुए होंगे, पदार्थ हमारा उतना ही कठोर होगा और ठोस अवस्था में होगा। ठीक है। और जितने दूर होंगे उतना क्या होगा, वो द्रव अवस्था, और ज्यादा दूर होते हैं तो हमारी अवस्था हो जाती है गैसीय अवस्था। तो हमारे पदार्थ अगर हम इन कणों के माध्यम से देखें, कणों के लॉजिक से देखें, तो हम देख रहे हैं पदार्थों को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैसीय अवस्था। तो आइए हम जानते हैं इन तीनों अवस्थाओं के बारे में कि जो हमारा पदार्थ जो ये बना हुआ है, मटेरियल जो है ये इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये अवस्थाएं इनके कणों के माध्यम से ही बनी हुई है, यानी कणों के द्वारा ही इनको बांटा गया। कौन सा कण किससे मिलता है और कौन सा कण किससे कितना दूर होता है। तो हम देखते हैं कितने माध्यम में बांटा गया है, लिख लेते हैं आपको टाइम बचत के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैस अवस्था। आइए इनको तीनों को हम समझते हैं अच्छे से। यदि हम इन तीनों अवस्थाओं को समझ लेते हैं तो हम पदार्थ को लगभग कंप्लीट ही कर लेते हैं। फ्यूचर में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा हम यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण लिख दिए हैं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने ठोस में लिखा है पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि, यानी कि ये हमारे ठोस पदार्थ हैं। आपने देखा होगा ये क्या होते हैं, हमारे ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है। नंबर 2 पर द्रव, जो बहाव होता है जिनमें जैसे जल है, तेल है, दूध आदि, ये सब हमारे क्या होते हैं, द्रव के रूप में पाए जाते हैं। फिर है हमारे पास गैस की अवस्था। तो गैस में क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु, यानी जो गैसों का मिश्रण है, यानी ये सब हमारे पास क्या होती हैं, ये सब गैस से अवस्था में होती है। जो आपकी जल की वाष्प होती है वो भी हमारी गैस से अवस्था में होती है। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। आइए हम इसके थोड़ा कणों के बारे में बताते हैं, कौन से कण किसको कितना आकर्षित करते हैं। अगर यहाँ पे हम एक जार बनाए, देखिए, और इस जार में जो कण होंगे ठोस के, वे बिल्कुल फिक्स होंगे, यानी बिल्कुल पास पास होंगे, कोई भी दूर नहीं होंगे। ये पदार्थ जो होगा वो ठोस होगा, जो बिल्कुल एक दूसरे को इकट्ठा किए हुए हैं, यानी आकर्षण इनमें ज्यादा होता है। द्रव के बारे में बात करते हैं, इसका भी एक छोटा सा जार बना लेंगे। तो द्रव में क्या है, थोड़ा छीदे होते हैं, यानी थोड़े अलग अलग होते हैं। ये हमारे द्रव में कण ऐसे पाए जाते हैं। अगर हम गैसीय की बात करते हैं, गैस के जार में द्रव बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके कण जो है काफी दूर दूर होते हैं। इसका मतलब ये है जिनके कण अत्यधिक आकर्षित करते हैं आपस में तो वो ठोस पदार्थ कहलाया जाएगा, जिनके कम करते हैं वो द्रव, और जिनके बहुत दूर दूर कण होते हैं वो हमारी गैसीय अवस्था होती है। आइए हम इनके बारे में थोड़े से और गुण जानते हैं। जो हमारे ठोस हैं, इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रूप से होते हैं, फिक्स होते हैं। लिख देंगे, इन पदार्थों के आकार व
आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं। अब दोनों निश्चित कैसे होते हैं ये देख लीजिएगा। दोनों निश्चित होते हैं, अगर हम इस मार्कर की बात करते हैं तो ये मार्कर एकदम इसका अगर इसे आप इधर से रख दें, इधर को गिरा दें, कहीं भी रख दें इसको, तो ये क्या है, हमेशा निश्चित है, कोई भी बदलाव आने वाला नहीं। आकार देखिएगा, आकार बिल्कुल फिक्स है। और हम इसके आयतन की बात करते हैं तो आयतन भी उतना ही स्थान घेरेगा जितना ही वो पहले घेर रहा था। इसे इधर पर बदल दें या इधर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यानी जो ठोस है, अगर किसी अपने पत्थर को उठा के दूसरे स्थान पर रख दिया तो उसके आकार और आयतन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं द्रव। तो द्रव में क्या होता है, इन पदार्थों में आकार निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं होता, परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। अगर जो हम द्रव के बारे में बात करते हैं तो इसमें उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर एक गिलास में पानी है, अगर उसको हमने फर्श पे गिरा दिया तो वो जैसे गिलास में था उस रूप में नहीं रहेगा, वो फैल जाएगा, पर उसका आयतन फिक्स है, पर उसका जो आपका आकार है वो उस फर्श में ढल गया है, यानी कि उसका आकार बदल गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा गया है कि इन पदार्थों में आकार निश्चित नहीं होता, परंतु उनका आयतन निश्चित होता है। अगर आप देख लीजिए, जल ही ले लीजिए, जल को फर्श पे गिरा देंगे, क्या वो उसका आयतन तो फिक्स रहेगा, उतना ही पानी है, पर वो क्या है, जैसे गिलास में था वो फैल गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम गैस की। इन पदार्थों में आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। देखिए गैस अवस्था में क्या प्रोसीजर है, इसमें ना तो आयतन ही समान हो पाता है और ना ही आकार। जैसा अगर हमने कोई सी भी गैस ली, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन, कोई सी भी गैस लेते हैं हम, तो ये क्या होता है, जैसे इसको पात्र में ढाल दिया जाता है ये उसमें ढल जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये अगर जैसे हमने छोटा कोई जार है या छोटा कोई पात्र है, कोई छोटे में रखा तो वो उसमें हो गया, तो उसका आकार भी बदल गया और वहां पर आयतन भी। बड़े में डाल दिया उसको तो बड़े में भी पूरा रूप से उसको घेर लेगा और वो भी उसका आयतन भी बदलेगा और वहां पर उसका आकार भी बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये गैसीय अवस्था जो होती है, जैसा आपने किसी पानी को गर्म करके वाष्प बना लिया, उस वाष्प को हम छोटे से पात्र में भी इकट्ठा कर सकते हैं चाहे तो, और बड़े में भी वो बहुत फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये है उसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित है, यानी कोई भी निश्चित नहीं है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा होगा कि आपको इनमें ये बिल्कुल साफ साफ है। कोई भी आप चाहे तो इतना भी लिखेंगे और अभी और लिखा देता हूं मैं, इसमें भी तुमको कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कण अत्यंत पास पास होते हैं, लिख देते हैं और साफ साफ इस जार में भी दिखाई दे रहा है, मैं लिख देता हूं दूसरे नंबर पर। इसमें कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इस जार के माध्यम से भी आप समझ पा रहे होंगे, ये ठोस है तो यहाँ पे बहुत पास पास में होते हैं, यानी कि जब कोई जिसके कण बहुत पास में होंगे तो वो ठोस वस्तु होगी। जैसा आपने हीरा है, हीरा के जो कण है बहुत ठोस, बोलते हैं उसको ठोस पदार्थ, इसलिए हीरा कठोर पदार्थ कहलाता है, वो भी ठोस वाला, ठीक है। अब हम इसमें क्या होता है, इसमें कण पास पास होते हैं पर कम होते हैं, लिख देंगे। इसमें
कण कम पास होते हैं। ठीक है, इसमें तो कम पास होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, द्रव है। इसकी बात करते हैं हम, इसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये हमें कणों के बारे में भी इसकी प्रेरणा को पता चल गया। अगर हम जैसे कण दूर दूर होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित बहुत कम करते हैं। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो यहां से इसमें लिख देंगे इसके कण आपस में आकर्षण बल कम रखते हैं, यानी ये कम होते हैं, यानी ये इनके जो कण होते हैं आपस में जो कम करते हैं। ठीक है, बल इनके क्या है, कम रखते हैं। अब इनकी बात करें तो ये, इसकी बात करते हैं, इसके कण आकर्षण कम करते हैं, आकर्षण करते हैं, लिख दीजिए, आकर्षण करते हैं, यानी कि गैस के मुकाबले अपेक्षा हम ये कह सकते हैं द्रव के अधिक करते हैं। आइए हम चलते हैं ठोस के बारे में। तो ठोस में क्या है, ठोस के कण एक दूसरे को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप इसे अपनी नोटबुक पे उतारना ही है आपको, जिससे आपको भविष्य में कोई भी समस्या ना आए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, करिएगा। अब हम एक देखते हैं, जो हमारा पानी है, ये जल है, यही एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यदि हम इसको ठंडा कर देते हैं तो ये बर्फ बन जाता है, यानी ठोस बन जाता है, तो ये ठोस अवस्था में आ गया। और यदि हम इसको गर्म कर देते हैं तो ये भाप बनकर गैस की अवस्था में आ जाता है, और ये पानी के रूप में रहता है तो द्रव अवस्था में होता ही है। तो यानी हमारा जो द्रव है, ये देखिए, आइए इनके बारे में जानते हैं, इनकी अवस्थाएं किस प्रकार से चक्र के माध्यम से बनती है, कैसे इसको गर्म करके क्या बनाया जाता है, और ठंडा करने पर ये कैसे किस रूप में परिवर्तित होता है। तो हम देखते हैं आगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे हमने पानी के बारे में बात कर रहे थे, पानी ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखते हैं कैसे। अगर हम ठोस की बात करते हैं, ठोस पहली अवस्था हमारी ठोस है, तो यहां देखेंगे ठोस क्या होता है, यहाँ पर बर्फ के रूप में हमारे पास यहाँ पर होता है क्या, ये भी एक पानी है। ठीक है, पानी हमारे बर्फ के रूप में हमको मिलता है। अगर नंबर दूसरे की बात करी जाए, द्रव, अब द्रव में क्या होगा, द्रव में तो ये पानी, यानी कि जैसे कहते हैं पानी हो या जल हो, यानी ये भी पानी ही है। नंबर 3 गैस, यानी कि वाष्प, ये भी हमारी क्या है, पानी है। यानी कि इसका तीनों अवस्थाओं में इस पानी को प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम इसका चक्रण के बारे में जानते हैं कि ये कैसे गर्म करने पर क्या बनता है और ठंडा करने पर कैसे अपने रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। हम इसको चक्रण के माध्यम से समझते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, एक फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखते हैं। पानी है, सबसे पहले यदि हम इसको, ये पानी है, अगर हम इसको गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये हमारी वाष्प बन जाती है, वाष्प। ओके फ्रेंड्स, यदि हम इस वाष्प को ठंडा कर दें, ठंडा कर देते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा, ये फिर पानी बन जाता है। तो लिख देंगे यहां पर पानी। पानी हमारा किस रूप में है, यानी कि द्रव में बदल जाता है ना, पानी यानी कि द्रव। अब इस द्रव को हम और ठंडा कर दें, इस द्रव को हम और ठंडा कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, इसको और ठंडा करते हैं, तो यहां पे हमको बर्फ मिल जाएगी। ये क्या मिल जाएगी हमको, बर्फ। ठीक है, जो क्या है, ये ठोस है। यहां से देखते हैं हम, पानी हमारा द्रव में बदल गया, द्रव में, और वाष्प हमारी क्या बदल गई है, गैस में बदल गई है। हमने क्या किया, यहाँ पे गर्म करा है। सबसे पहले हमने पानी लिया, द्रव को लिया, तो देखते हैं यहाँ पर ये गर्म करने पे हमारा वाष्प बदल गई, यानी कि इसका अवस्था चेंज हो गई है। इसके बाद हमने क्या करा, इसको फिर ठंडा किया, तो ठंडा करने के बाद ये द्रव बना। इसका मतलब क्या हो गया, ये अब द्रव अवस्था में ये आ चुका, अब ये बर्फ बन गया है। अब बर्फ से फिर अब हम और क्या करेंगे, इसको अगर हम इसके बर्फ से फिर इसको हम क्या कर दे, गर्म कर देते हैं, बर्फ को गर्म कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, फिर ये आपका द्रव बन जाएगा। हमने गर्म कर दिया इसको, तो फिर क्या बन गया, ये पानी बन गया है। ये इसका एक चक्रण है, जो इसकी अवस्था है पानी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकता है। यदि आपको कोई भी इसमें डाउट हो, तो आप अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट्स रह गए हैं अभी काफी, जो इसके पदार्थों के प्रकार हैं, अभी हमने क्या है, तत्व मिश्रण यौगिक के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आज की क्लास यहाँ भी समाप्त। कल की क्लास हम कल करेंगे। इस चैप्टर को हम 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, और इस आपको लास्ट में जब इस अध्याय समाप्त हो जाएगा, हम आपको अभ्यास के लिए क्वेश्चन भी अवश्य देंगे। आप इसके साथ में नोटबुक जरूर बनाएं, और इसको अच्छे से साफ करके आप अपनी नोटबुक में लिखें। ये आपके भविष्य में अवश्य काम आएंगे।